How do you introduce Apurva Motiwale? जस्ट अनदर गर्ल. एडिटर बनने का ख्याल आपको कैसे आया? सो बचपन से मेरे को ऐसे ही बताते थे, एक सबकॉन्शियस में फिट था कि एडिटिंग बहुत अच्छा होता है, एडिटिंग से फिल्में चलती हैं, एडिटिंग इज सेकंड डायरेक्शन. एडिटिंग के फील्ड में कभी आपको जेंडर बायसनेस फील हुआ? So how did you heal? I mean, still, it's a work helped you out to heal or like? नो वर्क नेवर हैव टू हील ऑनेस्टली, क्योंकि वो बहुत ही अलग सेगमेंट है लाइफ का. Favorite film you have worked on? बहुत सारी. बहुत सारी. Hi Apurva. हाय नम्रता. Thank you for coming. थैंक यू फॉर कॉलिंग. नहीं, एक्चुअली ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे सामने इतने बड़े दिग्गज एडिटर बैठे हुए हैं आज, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप मेरे एक कॉल पर आ गए. अनुमन मेरे साथ ऐसा ही होता है कि जो गेस्ट मुझे बुलाने वो बेचारे मेरे एक ही कॉल पे आ जाते हैं. आई डोंट नो, इट्स समथिंग अ मैजिक और बट एनी विच वेज जो भी कुछ है, आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप हमारे बुलाने पर आए. थैंक यू फॉर हैविंग मी. Yeah, it will be pleasure. And to start with, how do you introduce Apurva Motiwale? Just another girl, nothing. Just a girl who is following her dreams. A editor, a mother, a wife. And when you first, thought of having the editing as your part, so how did it happen? Like आप बचपन से सिनेमा देख के ही बड़े होते रहे या क्योंकि जनरली जब सिनेमा हम देखते बड़े होते हैं तो हम या तो हीरोइन बनने का सोचते हैं या तो हम डायरेक्टर बनने का सोचते हैं. एडिटर बनने का ख्याल आपको कैसे आया? ये बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है मेरा एक्चुअली फिल्म्स को लेके. तो मैं एनीवे बहुत ज़्यादा टीवी बचपन से देखती आ रही हूँ. ऐसा नहीं कि मेरे को डांट पड़ती थी कि कितना टीवी देखोगे, पढ़ाई करो. वो वाले बच्चे होते हैं ना कि टीवी देखते हैं बहुत, वैसा वाला था. बट माई डैड इज़ अ साउंड एंड टेलीविजन इंजीनियर फ्रॉम जेवियर्स. सो बचपन से मेरे को ऐसे ही बताते थे, एक सबकॉन्शियस में फिट था कि एडिटिंग बहुत अच्छा होता है, एडिटिंग से फिल्में चलती हैं, एडिटिंग इज सेकंड डायरेक्शन ऑफ द फिल्म, दूसरी बार डायरेक्ट होती है, टेबल पे फिल्में बनती है. ये सब वो मेरे को बताते थे. तब समझ में नहीं आता था, छोटी थी. और उनके पास कोई तो एक बहुत पुराने फिल्म का नेगेटिव भी रखा हुआ था घर पे. तो मेरे को दिखाते थे, देख एक फ्रेम में 1 सेकंड में 24 फ्रेम्स होती हैं, ये ऐसे बनती है, ये वो. तो मैं तब से मेरे सबकॉन्शियस में फिट था. और जब मेरा 12th हुआ और फिर आगे क्या करना है करियर में सोचा, जब वो बड़ा क्वेश्चन आता है ना लाइफ में, देन आई डिसाइडेड, देन ओनली दैट टाइम, ऐसा भी नहीं कि मैंने बहुत लेट लाइफ में डिसाइड किया था. तब 12th के बाद आई डिसाइडेड कि मुझे फिल्म्स में जाना है और मुझे एडिटिंग करना है. माई डैड वॉज प्रिटी हैप्पी एंड वेरी सपोर्टिव. ही सेड कि ओके. सो आपने एडिटिंग का कोर्स जो होता है या ग्रेजुएशन है वो आपने कहाँ से किया? मैंने इंदौर से किया है. इंदौर में एक DAVV में AMRC करके कॉलेज है, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है. वहाँ पे दे टीचर्स एवरीथिंग एक्चुअली. सो वहाँ पे मैंने एडिटिंग सीखा, ग्रेजुएशन किया फिल्म मेकिंग में, और फिर स्पेशलाइजेशन 2 साल का एडिट इन एडिटिंग. एंड फिर आप इंदौर से बॉम्बे आए. बॉम्बे आई. तो बेसिकली आप बॉम्बे बॉर्न एंड बॉट अप हो या इंदौर? मैं इंदौर बॉर्न एंड बॉट अप है. मैं बॉम्बे आई हूँ 2006 में. 2006 आई केम. ओके, तो अभी आप मुंबई का ही हो. हाँ, गए. मतलब 2006 से 2025 तक मतलब आधी लाइफ यहाँ पे आधी लाइफ यहीं पे निकल गई है. एडिटिंग के फील्ड में कभी आपको जेंडर बायसनेस फील हुआ? इनिशियली तो नहीं हुआ जब मैं असिस्टेंट थी. और मुझे ऐसा लगता था कि जितना मेहनत करोगे उतना आपको रिटर्न मिलेगा. इनिशियली मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ, पर मेरे को बाद में थोड़ा जब थोड़ा आप अच्छा काम करने लगते हो, जब थोड़ा सक्सेसफुल होते हो, तब मेरे को लगा कि देयर इज़ अ लिटिल जेंडर बायसिंग. कैसे बताऊँ मैं आपको, देयर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. मे बी आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या बोल रही है, बट क्या होता है ना, मेल डायरेक्टर्स जो होते हैं और वो जब फीमेल डायरेक्टर्स के साथ बैठ के एडिटिंग करना चाहते हैं, कुछ हैं, मतलब देयर आर सर्टन पीपल, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, तो उन लोगों को ना दे कांट, उनको ऐसा लगता है कि दे कांट एक्सप्रेस देमसेल्व्स प्रॉपरली. मतलब आई डोंट नो इट्स राइट टू से ऑन अ पॉडकास्ट, बट बीच में गाली दे देना, या एक कंफर्ट जोन होता है कि रात को कभी भी बुला के एडिट कर लो, यार मैं अभी ना रात को 8 बजे फ्री हुआ हूँ तो 8 से 4. तो ये सब जो है ना, ये मेंटालिटी है अभी भी कुछ लोगों की.
और वो प्रेफर करते कि यार कोई, अब वो अच्छा हो बुरा हो, लेकिन मेरे साथ कोई लड़का ही बैठना चाहिए। तो वहाँ पे मुझे फील हुआ कि नहीं, ये है थोड़ा यहाँ पे जेंडर बाइज्ड है, बट अदरवाइज मुझे नहीं, मतलब आई एम थैंकफुल कि आई met really good directors and I've worked with really good production houses throughout my life, and I'm grateful. सो फ्लेक्सिबिलिटी वुमेन के लिए हमेशा एक क्वेश्चनेबल रही है, क्योंकि हमेशा एक वुमेन को देखा जाता है कि वो एक तो या तो वाइफ है, या तो सिस्टर है, डॉटर है, और सबसे इम्पोर्टेंट माँ है। बिकॉज मोस्टली मैंने अपने करियर में भी देखा है कि वुमेन जब माँ बनती है तो देर इज़ अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। व्हेन आई स्टेप्ड ऑन फ्रॉम कॉर्पोरेट, दैट क्वेश्चन वाज स्टिल विथ मी कि आप एज अ मदर ऑफ 2 चाइल्ड आप कैसे मैनेज कर लोगे। और अगेन टाइम कंस्ट्रेंट्स को लेकर कि कॉर्पोरेट में भी यही कल्चर है, 5-6 बजे के बाद ही काम शुरू होता है। सुबह 8 से 5 की गिनती आपकी नहीं होती है, लेकिन अगर आप 5 बजे के बाद ऑफिस में बैठे हो तो फिर आपको बहुत ये किया जाता है कि आपको प्रोडक्टिव माना जाता है। I think similarly it's not about any industry specific, but it is a gender biased thought ही है, subconsciously है, unknowingly है, पता नहीं, but ये सब women face करते हैं। पर नम्रता, ट्रस्ट मी, अभी मैं, अब जब प्रोडक्टिविटी की बात हुई ना हम लोगों की, तो मैं ना सुबह 9 बजे डॉट मेरे काम पे बैठ जाती हूँ एडिट पे। मेरी कोई भी फिल्म आ रही है, मैं सुबह 9 बजे बैठूँगी, मैं एक लंच ब्रेक लूँगी और मैं 5 बजे पैकअप करती हूँ। मैं अभी जितना प्रोडक्टिव हूँ ना, मैं उतनी पूरी लाइफ में नहीं थी, क्योंकि मैं अभी पूरा कंसंट्रेशन से काम करती हूँ 9 से 5। और आपकी डॉटर अभी रिसेंटली आए, 18 महीने की है। वो 18 महीने की है, छोटी है। क्या नाम है उसका? कथा। ओ, कथा वाचन पर हम आएंगे हम कथा वाचन पे। सो आपकी जर्नी आफ्टर मदर कैसी रही है? बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। लाइक मेरा थैंकफुली ऐसा, मतलब मेरे को वो चैलेंजेस होते हैं ना बहुत सारे, जो कि यार ये कैसे होगा, वो कैसे, कि पता नहीं, मेरी बेटी बहुत ही समझदार है यार, वो कैसी है मेरे को नहीं पता, पर वो खुद से ही है। शी इज़ लोगों को, बच्चों को कि ना खुद से खाना खाने में उनको स्ट्रगल करवाना पड़ता है कि बच्चे स्पून नहीं पकड़ पाते, फोक नहीं पकड़ पाते। इसको शुरू से ही बड़ा शौक था, जब से इसका वीनिंग शुरू हुआ था, जब 6 महीने की थी, तो आई थिंक 8 या 9 महीने में शी वॉन्टेड टू होल्ड द स्पून। सो अब वो खुद से खाना खा लेती है, और वो उसको सब चीज़ खुद से करनी है। बस उतना ही है कि वो एक बच्चा क्लिंगी होता है ना, कि काम कर रही है, मम्मा के पैर पकड़ लिया कि अब भी मेरे को उठाओ वगैरह, बस उतना है। अदरवाइज आई एम रियली लकी टू हैव, आई एम वेरी ब्लेस्ड। बट एक्चुअली यू नो व्हाट अपूर्वा, मेरी भी डॉटर है, 5 साल की है, एंड वो मेरे बेटे से ज़्यादा समझदार है। आई एम श्योर मेरा बेटा जब ये देखेगा तो बहुत गुस्सा करेगा मुझे, बट देन आई थिंक डॉटर्स आर मोर सेंसिटिव एंड वो जल्दी बड़ी हो जाती है। पता नहीं बेटियां कैसे जल्दी बड़ी हो जाती हैं, ये आज तक मैं अपने लिए सुनती थी, लेकिन आज जब मैं खुद एक डॉटर की मदर हूँ ना, तो मैं वो देखती हूँ, शी इज़ सो अकोमोडेटिव। और अभी से नहीं, वो पहले से, जैसे आपने कहा ना, मुझे अभी वही एक एपिसोड याद आ गया कि शी इज़ द वन हु यूज्ड टू पिक अप हर स्पून एंड ईट बाय हरसेल्फ। तो मुझे उसको ज़्यादा ट्रेन नहीं करना पड़ा। आई थिंक प्रोबेबली वो ज़्यादा पिकअप कर लेते हैं घर पे जो देखते हैं एनवायरनमेंट। तो आई वाज सो हैप्पी, तो इसलिए मैं अपना ऑफिस भी जल्दी ज्वाइन कर पाई थी उस टाइम पे। आई थिंक तब वो 18 महीने या 2 साल की कुछ ऐसे ही थी वो। तो आई थिंक डॉटर ज़्यादा जल्दी बड़ी हो जाती है। नाउ कमिंग बैक टू वर्क, what is the different conversation you had with your director as a director? क्योंकि अभी आप घर से काम कर रहे हैं, जब भी आपकी कोई फिल्म आती है तो कैसे डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्वर्जेशंस होते हैं, कैसे हम अनलेयर करते हैं व्हेनेवर यू गेट एन एडिटिंग वर्क? स्टेजेस होते हैं। एक तो पहले तो एक स्टेज होता है जिसमें पूरा फुटेज मेरे पास आता है, तो वो पूरा मेरा ही रहता है कि मुझे एडिट करना है, मुझे दिखाना है। तो वो स्टेज पे आई हार्डली टॉक टू डायरेक्टर्स, क्योंकि वो दैट शुड बी प्योरली एडिटर्स विजन। सो वो फर्स्ट स्टेज पे आई प्रेफर कि मैं उनसे कुछ भी नहीं सुनूं, मतलब मैं एक सिर्फ नरेशन एक्सपेक्ट करती हूँ। अगर वो भी नहीं हुआ तो आई हैव द स्क्रिप्ट, और मैं स्क्रिप्ट पढ़ के देन आई एडिट द फिल्म। वो फर्स्ट स्टेज आई प्रेफर कि वो मुझे अपना कोई भी थॉट प्रोसेस ना ही बताए, क्योंकि एडिटर का काम ही होता है कि वो थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव लाए फिल्म में। सो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव इन द फिल्म, क्योंकि फिर आपको समझ में आता है वेयर आर यू एज अ मेकर।
फिर वो स्टेज पार होने के बाद सेकेंड स्टेज होती है प्रीव्यूइंग की. उसमें डायरेक्टर्स देखेंगे, खुश होंगे, दुखी होंगे, चिढ़ेंगे, ये होगा जो भी है, एक पूरा एक माहौल रहता है. बट देन देयर इज दिस सेकेंड स्टेज. थर्ड स्टेज इज व्हेन यू सिट विद द डायरेक्टर एंड देन यू एक्चुअली मेक द you actually carve it properly. You try to bring that output. Yeah. So जब आप वो आउटपुट प्रोसेस करते हो, जैसे कि आपने कहा कि आप उनसे सिर्फ एक हाई लेवल पे एक नरेशन ले लेते हो, तो जब when you sit on that piece of work, so आप ऑडियंस पर्सपेक्टिव से सोचते हो, डायरेक्टर पर्सपेक्टिव से सोचते हो, या अपूर्वा की इंस्टिंक्ट के हिसाब से सोचते हो? मतलब how do you deal with that different stage of creativity? So I'll tell you, I'm an audience. So I'll see film as an audience. So मेरा ऐसा कि मुझे अच्छा लगना चाहिए, तो मैं कन्विंस नहीं हूँ, मैं एज ऑडियंस बोर हो रही हूँ, तो कोई मतलब नहीं है. Okay. तो आई शुड बी कन्विंस्ड एज एन ऑडियंस देन एज एन एडिटर. फिर मैं जो काम कर रही हूँ अच्छा आएगा. जहाँ मैंने ये सोचा है ना कि अरे डायरेक्टर को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, या प्रोड्यूसर को आएगा कि नहीं आएगा, या पता नहीं किसी और को, ऐसे मैं सोचती हूँ, तो उस दिन मेरा काम खराब होता ही होता है. जिस दिन मैं सोचती हूँ कि मुझे पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उस दिन मेरा काम अच्छा होता है. तो 99% आई ट्राई कि ये मुझे अच्छा लगे और आई शुड एंजॉय माई वर्क. सो हैज़ एन ऑडियंस पर्सपेक्टिव आप कोई भी फिल्म को एडिट करने का थॉट लेकर आप उस पीस पे बैठते हो, बट देयर माइट बी सम इंस्टिंक्ट्स, राइट, जहाँ पर के बहुत सारा फीडबैक आपको बम्बार्डिंग हुआ होगा, या यार ये क्या कर दिया आपने, ये तो मेरा थॉट प्रोसेस नहीं था, हाउ डिड यू डू इट, और हाउ डू यू डील विद सच काइंड ऑफ सिचुएशंस? आई एम श्योर इतनी सारी पिक्चर आपने, एंड कालजात घुसली, अब वो भी आपने करा है, आपने डॉक्टर काशीनाथ घानेकर, ये जो इतने सेंसिटिव टॉपिक्स हैं, जो आर्ट के रिलेटेड, जो लाइफ के रिलेटेड हैं, what was your one challenge you faced and how do you overcome with it? I think Kashinath was a very difficult film to edit. मुझे ऐसा लगता है. Correct. क्योंकि फिल्म जो शूट हुई, जो परसीव हुई और जो एडिट हुई, आई थिंक वो बहुत सब कुछ ही अलग था. और उस फिल्म में अभिजीत विल लव, बट हम लोग बहुत झगड़े हैं, मैं और अभिजीत, हम लोग बहुत झगड़े हैं वो फिल्म में. अभिजीत द डायरेक्टर ऑफ द अभिजीत देशपांडे डायरेक्टर ऑफ द फिल्म. काशीनाथ, एंड ही इज़ अ ब्रिलियंट डायरेक्टर, ही इज़ अ ब्रिलियंट राइटर. और उसका एक परसेप्शन था, मेरा एक परसेप्शन था. ही वॉज वेरी मच रिलक्टेंट, आई वॉज वेरी मच रिलक्टेंट. तो आई थिंक द प्रोड्यूसर दैट टाइम, निखिल साने, he actually had to come and interrupt and sit for the edit and said कि this is going to be my call now, this is the final call. और रिलीज़ के आई थिंक 15 दिन पहले हम लोग फाइनल एडिट पे बैठे थे, क्योंकि हम लोग एक इस पे आ ही नहीं पा रहे थे कि सेम पेज पे नहीं आ पा रहे थे हम लोग, क्योंकि मेरा परसेप्शन अलग जा रहा था, उसका अलग जा रहा था. फिर उन्होंने एक बैलेंस लाया, बट वो होता है, मतलब इट्स फन, बहुत मज़े था. हम लोग अभी भी मिलते तो हंसते उस चीज़ पे कि यार क्या हम लोग झगड़ते थे. बट ठीक है, वो एज ए डायरेक्टर उसका एक अपना थॉट था कि मुझे ऐसे ही चाहिए. एज ए एडिटर मेरा था कि नहीं यार ये ऐसा होना चाहिए. पर भी फाइनली ऑफ कोर्स फिल्म इम्पॉर्टेंट है, और फिर वो एक फिल्म जहाँ मतलब जिस डायरेक्शन में जानी चाहिए उस डायरेक्शन में गई, एंड इट वर्कड. बट आई मस्ट से वो उस डायरेक्शन में गई है, और वो हम जैसे लोगों के लिए जो अपने आर्ट के लिए सब कुछ दाव पे लगा देते हैं. और डॉक्टर काशीनाथ घानेकर ने भी, उन्होंने भी वही किया. आज उनके नाम से एक बहुत बड़ा ऑडिटर है, मैं थाने में ही है, और वहाँ से मेरा घर 1 किलोमीटर की दूरी पे ही है. सो काशीनाथ घानेकर इज़ वेरी फेमस इन थाने. वो मतलब मैं मान सकती हूँ कि जो उनकी लाइफ की हिस्ट्री रही है, जो उनके सेक्रीफाइस रहे हैं, जो उन्होंने कहा ना सब कुछ दाव पे लगाया, एंड आपने एज एन एडिटर ऑल्सो और एज ए डायरेक्टर ऑल्सो आपने उसको बहुत ब्यूटीफुली तक ऑडियंस तक कन्वे किया है. So definitely पिक्चर बहुत अच्छी बनी है. And I really loved that film always. That's one of my favorite films, ऐसे देखा जाए तो अगर. Yes, true, very true. So could you share a scene from one of your film that you are especially proud of and why? Oh my God, it's a very difficult question because but कोई तो एक ऐसी फिल्म होगी, इतने सारे आपने करी, आपने आदि पुरुष भी edit करी है, right? But it's very difficult because there are many films which I really loved working on. Many, like Duniadari, I loved working Duniadari is one of my favorite. I think मैंने 10-11 बार देखी है. और and I'm really taking this moment to thank you कि इतना प्यारा पीस हमारे पास देने के लिए, because वो फ्रेंड्स की जो कहानी है, और लास्ट में जो स्वप्निल जोशी और साई तमरकर का जो सीन है, when he is dying and he says that on every birthday
you should go and sit on that katta Yeah. and remember me with smile, and how that all friends from all the city come at that age, जहाँ पे उसमें एक लीप लिया है एक एज पे आके, जब वहाँ पे वो कट्टे पे जाके वो सब मिलते हैं. So, if you have asked a very nice question, now I've realized that I can share a किस्सा with you of दुनियादारी. प्लीज. आपने पूछा ना फेवरेट सीन या फेवरेट मोमेंट है, तो वही लास्ट सीन का ही मैं बताती हूँ आपको कि वो जब दोनों बैठे हैं हुए हैं और वो पता है उसको नाउ ही इज गोना डाई, और वो भी बहुत प्रेग्नेंट है, शी इज़ वेरी अपसेट. और उसके पहले इफ़ यू रिमेंबर देयर इज़ अ सीन कि वो उसको शादी में से भगाने के लिए वो वहाँ पहुँचता है, भगाने के लिए मतलब वो प्रपोज करने के लिए पहुँचता है कि भाई नहीं हम लोग शादी कर लेते हैं टाइप्स. और फिर उसके बाद ये सीन आता है कट्टू कि वो लोग दोनों बैठे हैं, एंड बिफोर दैट कट्टा सीन देयर इज़ अ शॉट वेयर दिस गाय इज होल्डिंग हर हैंड, और वो ब्लैक एंड वाइट में उसको लेके भागा है शादी के इससे. दैट वॉज नॉट देयर इन द स्क्रिप्ट. वो वहाँ पे शॉट ही नहीं था. दैट वॉज सपोज टू बी इन द वेडिंग, जहाँ पे वो उसको भगाने वाला है कि वो गया है, सबका फाइट हुआ, ये हुआ, सब दोस्त बचाने आए और अब उसको भगा के लेके जा रहा है. पर फिर वो वहाँ से निकाला, एंड दैट आई थिंक उस चीज़ के लिए मेरे को बहुत बहुत लोगों ने मतलब कि वाओ दिस वाज द रियल लवली थॉट बिहाइंड द सीन, कि वहाँ से वो फाइट खत्म कर दिया एब्रप्टली कि पता ही नहीं किसको क्या हुआ. एंड देन वी सी बोथ ऑफ देम आफ्टर सम ईयर्स सिटिंग कि अच्छा इनकी शादी हो गई. एंड देन आफ्टर वी रियलाइज दैट दिस गाय गोना डाई, एंड उसके बाद हम लोग को शॉट दिखाते हैं कि उसको लेके भाग रहा है, और फिर वो जो म्यूजिक पीस के पे लेके भागता है वो गूज़बम्स था. तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स आई हैव एक्सपीरियंस. मुझे अभी भी गूज बम्स आ रहे हैं क्योंकि वो मूवी मेरे लिए पूरी गूज बम्स वाली है. द वे इट हैज़ बीन रिटन, डायरेक्टेड, एंड द सॉन्ग उसका जो है, ग्रेट एक्टर्स हैव sang फ्रॉम मराठी इंडस्ट्री, एंड आई रियली लव दैट मूवी अ लॉट, एंड थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट ब्यूटीफुल पीस टू अस. सो आपका फेवरेट सीन उसमें से शायद वो लेकर जब हाथ लेकर भागते हैं तभी स्वप्निल जोशी साई का हाथ लेकर जब भागते हैं तभी वो वाला है. अमेजिंग, ग्रेट. सो हैव यू ever faced a creative block? और कभी ऐसा हुआ है कि बैक टू बैक धुआंधार मूवीज आ रही है, ऐसा कोई हुआ है कि आदि पुरुष से निकल के आप काशीनाथ घानेकर में जा रहे हो, काशीनाथ घाने से निकल दुनियादारी में? मेरा हुआ था ठाकरे और ऑल्सो. काशीनाथ घानेकर दोनों बायोपिक थी और दोनों पैरेलली एडिट हो रही थी. ओके. और मैं एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो से ऐसे मैं जंप कर रही थी पूरे टाइम. क्योंकि दोनों का डेडलाइन था. काशीनाथ वाज सपोज टू रिलीज इन दिवाली नवंबर, और ये जनवरी रिलीज हो रही थी ठाकरे. तो दोनों के डेडलाइन थे और दोनों का मतलब, और उस अनफॉर्चुनेटली उस टाइम मेरी मॉम की डेथ हो गई थी, तो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था, और मैं 15-20 दिन काम पे भी नहीं गई थी. आई वाज इन इंदौर विद माय फादर. और वो था, आई थिंक दैट वाज द पीरियड आई वाज टोटली इमोशनली डैमेज्ड, और उसमें मेरे को ये काम ख़त्म करना है, 2 फिल्म्स है बड़ी, और वो थोड़ा था मतलब दैट वाज अ डिफ़िकल्ट टाइम. और वो मैं कर रही थी कि एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो से ऐसे वो पूरे टाइम. पर जो ट्रैवल टाइम था उसमें मैं पूरा शट डाउन करती थी खुद को, थोड़ा सा इमोशनली लीव करती थी. रोना आ गया तो रो लेते थे, मम्मी की याद आ गई तो रो लिया, पापा से बात कर लिया, सब हो गया. और बट आई रिमेंबर दैट 1 year आई डिडंट स्पीक विद एनीवन प्रॉपरली. लाइक माय हस्बैंड ऑलवेज सेज कि वो बात ही नहीं करती घर पे, बात ही नहीं करती थी, तो आई नेवर यूज्ड टू टॉक टू एनीवन. तो मैं थोड़ा सा उस टाइम पे ड्रेन थी. So how did you heal? I mean, still, it's a work helped you out to heal, or like? No, work never helped me to heal, honestly. But क्योंकि वो बहुत ही अलग सेगमेंट है लाइफ का. पर हीलिंग वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. बहुत टाइम हुआ, और आई बी वेरी ऑनेस्ट एंड आई बी वेरी अपफ्रंट विद द पीपल हु आर डीलिंग विद इमोशनल ट्रॉमास, दैट प्लीज गो टू द थेरेपी, प्लीज. इट्स वेरी हेल्पफुल. एंड मैंने लिया है थेरेपी, और ज़्यादा दिन नहीं लेने का ज़रूरत पड़ा, क्योंकि एक बार आप दिमाग में खुद सोच लेते हो ना कि आपको हील होना है, तो आप हो जाते हो. और दूसरा चीज़ मेरे को टू हील विच हेल्प वॉज सुदर्शन क्रिया, आर्ट ऑफ लिविंग. सो मैं अभी वो आई एम इनटू आर्ट ऑफ लिविंग, और मैं मेडिटेशन करती हूँ रोज, सुदर्शन क्रिया करती हूँ, एंड इट सेट्स माई डे. मतलब मैं पूरा दिन आई एम वेरी पॉजिटिव, वेरी एनर्जेटिक, और मेरे थॉट्स नहीं होते दिमाग में फालतू के, कुछ नहीं. Amazing. So, it takes time, but it takes time. It takes years to heal. I think yes, I completely agree with you कि एक तो हील होना है तो पहले खुद से अग्री होना है कि हमें हील होना है. पहले we have to make a peace with ourselves, and then spiritual tools like art of living
helps you to come out of it. I have I too have guru in my life, so I do my Shambhavi Mudra. So Sadguru. सदगुरु यू And I'm always grateful, and I think मेरे most of the podcast में उनका जिक्र निकलता ही है. So he helped me a lot of to come out of the all the pain and traumas I have been through. Like I recently lost my dad, so in the month of Feb. So it was very difficult for me to come and stand. And I think थेरेपिस्ट तक तो जाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरी लाइफ में मेरा एक फ्रेंड सपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा है ना कि जो मुझे साइलेंटली सुन रहा है. अभी भी व्हेन आई ब्रेक डाउन विथ हर. शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. सो वी डू वॉक्स, लॉट ऑफ वॉक्स. हम लोग रात को वॉक पे निकलते हैं. 10:30 to 11:30 हमारा वॉक टाइम होता है रात का. तो इट्स अ थेरेपी सेशन फॉर मी. आई कीप आई मीन वी टॉक के एंटायर डे में क्या. एंड समटाइम शी डजंट टेल मी एवरीथिंग, बट शी क्वाइटली लिसन टू मी. तो आई थिंक वो एक फ्रेंड सपोर्ट सिस्टम मेरे को जो था. एंड ये ईशा की वजह से शांभवी मुद्रा जो मैं मेडिटेशन वगैरह मैं करती हूँ, उससे मुझे काफ़ी कुछ कोपिंग अप मिला मैकेनिज्म. एंड ऑफ कोर्स फॉर मी इट्स लिटिल डिफरेंट कि मैं वर्क में अपने आप को ज़्यादा इंडल्ज कर लेती हूँ. No, that's really nice because even I have a friend. She's an actor, माधुरी भारती. और मेरे पूरे मतलब जितना भी इनफैक्ट मेरी फैमिली, माई सिस्टर, माई ब्रदर इन लॉ, दे आर माई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम. माई फादर, फैमिली प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल. पर मेरे लिए थेरेपी लेना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ मिसकैरेजेस इन माई लाइफ, मल्टीपल, लाइक 8 miscarriages, and that was also a lot to take on. तो वो सब था मेरे दिमाग में. एंड फ्रेंड्स थे, फैमिली है ऑब्वियसली, पर एक मेरे को ऐसा लगा कि जो थेरेपी आपको काम करता है शायद नहीं, कभी करेक्ट, वो प्रोफेशनल्स होते हैं और वो कभी आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं ना कि फिर वो आपको सोचने में मजबूर कर देते हैं. एक बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन उसने पूछा था कि अपूर्वा, व्हाट मेक्स यू हैप्पी? एंड आई वाज नॉट एबल टू आंसर. एंड आई वाज सरप्राइज कि ये मेरे से तुम अभी 5 साल पहले पूछते क्वेश्चन, मैं तो फटाक से आंसर करती थी व्हाट मेक्स मी हैप्पी. अभी पूछो आप, मैं अभी बता दूंगी व्हाट मेक्स मी हैप्पी. बट तब मेरे पास जवाब ही नहीं था उस चीज़ का. मैंने बहुत सोचा कि यार मेरे को एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है. एंड देन मेरा दैट वन क्वेश्चन वाज माय टर्निंग द गेम चेंजर. ओके, सो थेरेपीज येस हम लोगों को लेनी चाहिए. जैसे कि आपने कहा ना कि वो एक गेम चेंजर था आपके लिए क्वेश्चन, व्हाट मेक्स यू हैप्पी, राइट. एंड आई ऑलवेज इनकरेज द पीपल के फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है कि मुझे हील होना है, मुझे दिक्कत है, हाँ, मुझे प्रॉब्लम है, मुझे फ़र्क पड़ रहा है. हाँ, और वो एक्सेप्टेंस के बाद एक राइट थेरेपिस्ट के पास पहुंचना, और अपने आप को उस चीज़ से निकालने का जो विल पावर है. एंड ऑब्वियसली स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स यू अ लॉट. Definitely. Gurudev have been a game changer in my life again. I mean, I really श्री रविशंकर. और अभी जो उनके टीचर हैं अमोल जी, उनके साथ भी मतलब वो काफ़ी मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है. एंड आई एम श्योर सदगुरु भी, क्योंकि मैं उनको भी बहुत फॉलो करती हूँ. और मैंने उनका भी कुछ कोर्सेस किया था बीच में. पर ये आपका बस एक आप आप गुरु शायद शिष्य को ढूंढते हैं, मेरे को ऐसा लगता है. I was coming to that point. I was just coming to that point कि जब एक शिष्य का पेन इतना बढ़ जाता है ना कि उनका गुरु, डेजिग्नेटेड गुरु जो रहता है ना, वो उनको मिल ही जाता है. गूज़बम्स, आई एम आल्सो गेटिंग गूज़बम्स कि आपको श्री रविशंकर जी ने ढूंढा कि वो डेजिग्नेटेड थे आपकी ऑलरेडी लाइफ में. लेकिन आपने कहा कि आपने एक when you lost your mother, then you had miscarriages, and वो जो एक बोलते हैं ना सफरिंग पॉइंट जो था आपका, वो एक जब पीक पे पहुंचा, तब आपके गुरु ने कहा कि नाउ इट्स अ राइट टाइम टू होल्ड यू, एंड ही होल्डेड यू. एग्जैक्टली. सो मतलब एंड आई एम ग्लैड कि ऐसा हुआ मेरी लाइफ में. एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू, मैंने बोला ना मेरी फ्रेंड है माधुरी, ये रैंडमली हुआ है मेरी लाइफ में. और ऐसे पता नहीं पिक कर लेते हैं ना कि अब सिलेक्ट हो गए भाई, तुम आ जाओ, तुम्हारा हो गया. मुझे तो पता भी नहीं था ऐसा कुछ होता भी है लाइफ में. तो वो बोली कि यार सुनो, मैं एक हैप्पीनेस प्रोग्राम ज्वाइन कर रही हूँ, तो आर्ट ऑफ लिविंग का है, और तू आ जा. और वो भी ऐसा हुआ कि
मैं ना कुछ बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी किसी काम को लेके थी और मेरे को ना बहुत गुस्सा आया था किसी पे और मैंने उसको कॉल करके वो दोस्तों पे ही भड़ास निकल दिया। तो बोलती शांत हो जा, सुन ना मैं कल से एक प्रोग्राम ज्वाइन करूँ, तेरे को आना है क्या? मैंने कहा हाँ कर दे यार इंद्रोल, तू कर दे मेरा। Editing is a silent power between for any film, you know, any film in the industry. How do you see the editor role in this evolving India and women specifically in this industry? So I'll tell you one thing, जो पहली women editor थी वो women थी, मतलब इंडियन सिनेमा की यार ये डॉक्टर बाबा साहब फलके, नहीं हम फिर से लेते हैं, आप ऐसे बोलो कि विमेंस हमेशा एडिटर रही है फिल्म के बना। ऐसा ये ना ये थोड़ा ये हो रहा है कि विमेन एडिटर कॉम्बिनेशन थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, चल वापस। नहीं आप यहाँ से शुरू करिए, आप अपना आंसर यहाँ से शुरू करिए कि विमेन हैव ऑलवेज बीन women has always been a integral part of editing. क्या बात कर रहे हो आप? दादा साहब फाल्के की जो वाइफ थी शी वॉज एडिटर ऑफ हिज फिल्म्स, क्योंकि उस टाइम पे उनके पास मैन पावर इतनी नहीं थी। और उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को, इनफैक्ट मुझे छोटे छोटे बच्चों को भी सब स्किल्स सिखा दिए थे, कैमरा कैसे करते हैं। उनके दोस्त वो डीओपी थे, उनकी वाइफ यूज टू एडिट, वो खुद डायरेक्शन करते थे। तो उनकी पूरा परिवार या दोस्त मिल के फिल्म मेकिंग कर रहा था और इस तरह विमेन एडिटिंग में आई हैं और हमेशा से रही हैं। इनफैक्ट आपने अगर रेणु सलूजा का भी नाम सुना हो, या अभी रेणु सलूजा वन ऑफ द फाइनेस्ट एडिटर्स वी हैड, शी इज़ नो मोर नाउ। पर उसके बाद अभी आरती बजाज हैं या नम्रता राव है और श्वेता वेंकट है, बहुत सारी एडिटर्स हैं। और मैं आपको रीज़न भी बताती हूँ कि लोग प्रेफर क्यों करते हैं विमेन एडिटर होना, क्योंकि एक फिनिशिंग टच होता है हर काम में। आई माइट साउंड थोड़ा बायस्ड बट दिस इज़ फनी। अगर आप घर साफ कर रहे हैं और आपके हस्बैंड घर साफ कर रहे हैं तो देयर इज दिस डिफरेंस अलॉट क्योंकि जो फिनिशिंग टचेस होते हैं ना कि ये कहाँ रखना है, क्या रखना है, डेकोरेशन करना है, मतलब सिर्फ साफ सफाई नहीं करनी है, हमको सजाना है, ये थोड़ा लड़कियों में इनबिल्ट होता है। मतलब वो मानो या ना मानो थोड़ा सा है, मतलब मैं आई एम नॉट बीइंग फेमिनिस्ट और समथिंग और ऐसा भी नहीं है, बट एक वो फिनिशिंग टच होता है और ये एहसास है जो एक्चुअल फिल्म मेकर्स है ना, उनको वो एहसास है और वो प्रेफर करते हैं कि मेरी फिल्म तो भाई कोई लड़की अगर एडिट करे तो अच्छा है। ओके, सो डॉक्टर दादा साहब फलके की जो मूवी थी हरिश्चंद्राची फैक्ट्री, आप उसमें एसोसिएट एडिटर थे, राइट? जी। और कैसा था आपका एक्सपीरियंस उसमें? अरे बहुत अमेजिंग था। इट वाज अ फन फिल्म टू एडिट, फन फिल्म। मतलब मैं तो असिस्टेंट थी, मेरे बॉस ने एडिट किया था, लेकिन जो आपके गुरु भी है जी, उनका नाम अमित पवार सर। तो ही इज नो मोर अगेन अनफॉर्चुनेटली एंड ही वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट एडिटर्स वी हैड। मतलब बहुत ही अच्छे थे। तो उनकी शायद ये लास्ट फिल्म थी उनके करियर की, उसके बाद वो बीमार हो गए थे और आई यूज टू एडिट द फिल्म और हम लोगों को इतना मज़ा आया ना वो फिल्म एडिट करने में, क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट पढ़ते वक्त हम लोग हंसते थे, पता नहीं वो स्क्रिप्ट पढ़ के हम लोग जोर से हंसने लगते थे, इतना मज़ा है। और वो इतने सीरियस टॉपिक को इतना फ़नी तरीके से मतलब दिखाया है ना। आई थिंक हैट्स ऑफ टू परेश मोकाशी द डायरेक्टर, उन्होंने बहुत अच्छा वो हैंडल किया टॉपिक। वेरी नाइस फिल्म। Amazing. What was the most challenging part of editing emotionally intense scenes? ऐसा कोई एक होगा ना जहाँ पर बहुत सारा इमोशंस है और वो बहुत इंटेंस सीन है, सो व्हाट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट कि यार ये बहुत इमोशनल सीन है, लेकिन अगर मुझे दोबारा पूछोगे तो मैं तो दुनियादारी का ही सबसे ज़्यादा इमोशनल शॉट्स बोलूँगी, बट आपकी लाइफ में ऐसा कोई इमोशनल सीन था जो बहुत इंटेंस था और हाउ डू यू डेल्ट विद इट, लाइक चैलेंजिंग क्या था उसके लिए? मेरे लिए काशीनाथ घाणेकर का क्लाइमैक्स, जब उनका डेथ होती है और थिएटर में लोग बैठे हैं और वेट कर रहे हैं, वो मेरे लिए थोड़ा मतलब वो बहुत जब लोग आप की राह देख रहे हो और आप नहीं टर्न अप होते हो, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल था मेरे लिए। आई थिंक वो दैट वाज वेरी डिफिकल्ट टू एडिट ऑल्सो, क्योंकि वो सीन्स जब आए थे तब भी हम लोगों को थोड़ा ऐसा था कि यार वो करेक्ट इमोशन बाहर आना चाहिए। मतलब एक होता है ना, आप ऑडियंस की साइकोलॉजी के साथ भी आपको थोड़ा प्ले आउट करना होता है, तो डेफिनेटली एज एन ह्यूमन आई फेल्ट बैड, लेकिन आई वांटेड पीपल टू क्राई ऑन दैट सीन और वो वैसा निकल के आना चाहिए, तो वो दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट सीन। इमोशनल सीन्स में डेफिनेटली पीपल हैज टू क्राई। So you many of the time you face challenges, या
या आप एकदम रॉ हो जाते हो उस टाइम पे, कैसे होता है? रॉ तो नहीं होते, रॉ होके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रॉ हो जाओगे तो क्या ही निकाल पाओगे तुम। सो रॉ तो नहीं होता, लेकिन देख देख के आप यू गेट यूज टू इट। और फिर ऐसे सीन्स में ना प्रीव्यूज काफ़ी हेल्प करते हैं। जैसे अभी तो मैंने 100 बार देख लिया यार, अब मेरे को नहीं रोना आएगा, मेरे को पहली बार रोना आएगा, मेरे को दूसरी बार आएगा, तीसरी बार, मेरे को 100 बार तो नहीं आएगा। तो मैंने एक अपनी तरफ से बना के दिखाया, और फिर किसी ने देखा और सामने वाले को अगर रोना आ गया तो समझ लो कि इट वर्कड। और आप फिल्म इंडस्ट्री में जो पोस्ट प्रोडक्शन जिसको हम बोलते हैं, विच में एडिटिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, हाउ यू सी ओवर द डिकेड, आपको लास्ट 10-15 साल जो है इंडस्ट्री में, वो आप कैसे इवॉल्व होता दिख रहा है आपको? यार बहुत अच्छा एक चेंज आया है, मैं बताती हूँ। अच्छा भी है बुरा भी है, दोनों है। अच्छा चेंज ये है कि OTTs के कारण थोड़ा पे स्केल बढ़ गया है पोस्ट प्रोडक्शन में लोगों का। और थैंकफुली OTTs आर पेइंग रियली वेल, फिल्म से बेटर पे करते हैं वो लोग। तो जो मॉनिटरी पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो इट हैज़ वर्क रियली वेल। पर एक दूसरा ड्रॉबैक आया है AI का। तो क्या होता है ना, छोटी मोटी चीजें है ना AI कर देता है आपका। तो लोगों को लगता है अच्छा AI तो कर ही देगा ना, मेरे को क्या जरूरत है अच्छे एडिटर की। तो वहां पे ना छट रहे हैं, एक पूरा का पूरा कैटेगरी आपने छाट ही दिया है कि आप उनको काम ही नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपको लगता है AI आपका काम कर देता है, जो आपका बहुत बड़ा मिथ है और वैसा होता नहीं है। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आपको लगता है कि AI कभी एडिटर को रिप्लेस कर पाएगा? AI आपके सारे असिस्टेंट वाले काम कर देगा फॉर श्योर। मतलब एक बेसिक लाइनअप रेडी कर देगा, सिंकिंग कर देगा, सॉर्टिंग कर देगा, साउंड सिंक वगैरह ये सब कर देगा AI आपका। लेकिन AI आपका एडिट नहीं, वो इमोशंस कैसे जनरेट करेगा, वो शॉट कैसे, ह्यूमन इमोशंस कैसे जनरेट करेगा? देखो एडिटर ना हमेशा एक्टर की आंख में देखता है, AI तो आंखों में देखेगा नहीं ना कि ये आंख में इमोशन अच्छा है, वो तो एडिटर ही पिक करेगा। वहाँ पे तो ह्यूमन टच चाहिए ना, वहाँ पे आप क्या करोगे? बट लेकिन AI जो है वो बहुत ही खतरनाक टूल है, क्योंकि वो यूज करना आना चाहिए ना। कि आप इट्स फॉर मी फ्रॉम टेक्निकल परस्पेक्टिव, बीइंग फ्रॉम IT, इट्स अ गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। अगर आप उसको सही इंस्ट्रक्शंस नहीं दोगे या जैसा आउटपुट आप चाहते हो वैसा नहीं दोगे तो डेफिनेटली वो आपको गार्बेज देगा। और अगर आपको लगेगा कि आपने AI टूल में महारत हासिल कर ली है तो सॉरी बट वो आप गार्बेज ही बाहर दे रहे हो करके। वो पूरा ब्रीफिंग का खेल है। करेक्ट। पर बट एडिटर के इमोशंस ज़्यादा बेटर होते हैं ना एज ए ह्यूमन कंपेयर टू AI। जैसे आपका एक इनपुट एक फिल्म में स्पेसिफिकली अगेन हम दुनियादारी की बात कर रहे हैं कि जहाँ पर वो उनका हाथ पकड़ के भागते हैं, स्वप्निल जोशी साइड का हाथ पकड़ के भागते हैं, तो वो एज ए ह्यूमन ही आप सोच सके कि वो शॉट को कट करके आपको यहाँ डालना है जब फ्लैशबैक चल रहा है। तो ये AI तो सोच ही नहीं सकता। हाँ नहीं, वो सब वही मैं बोल रही हूँ कि वो जो ह्यूमन टच है वो नहीं देगा, वो असिस्टेंट वाली सारी काम कर लेगा आपका। मतलब वहाँ बेसिक जहाँ पे फिर क्या होता है ना, वहाँ पे फिर आपको असिस्टेंट की जरूरत नहीं है शायद, वहाँ पे आपका कि ठीक है मैं खुद ही कर लूंगी। बट मेरे को नहीं लगता वो ह्यूमन टच कैसे देगा, नहीं हो पाएगा। बट आपको लगता है वो ज़्यादा समय तक चलेगा? यार वो क्या है ना, अभी 4 इंटेलेक्चुअल लोगों ने सोच लिया कि अब हमको मैन पावर की ज़रूरत नहीं है, अब हम कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे जिससे हम पूरी नस्ल ख़त्म कर देंगे और एक वो बनाएंगे, नस्ल ही ख़त्म कर देंगे। असिस्टेंट्स एडिटर्स की नस्ल ही ख़त्म कर देंगे। मतलब किसी भी इसमें हाँ। एक पूरा आपने एक लेयर ह्यूमन का हटा दिया, इसके आपने ख़त्म कर दिए। और वो मतलब वो होना है, मतलब वो ऐसे भी इंडस्ट्रीज आई थी और क्या बोलते हैं ये सब खत्म हो गया था आपका जब मॉल्स आए थे। हाँ। और मिल्स बंद हुई थी। हाँ। तो इवॉल्व तो होना ही है एज अ ह्यूमन, हम लोगों को इवॉल्व होना है, हम लोगों को एक्सेप्ट करना है। तो हम लोगों को एक मिडवे निकालना पड़ेगा और उस मिडवे पे फिर हैव टू थिंक कि क्या करना है। और फिर इट्स बेटर टू यू नो एक्सेप्ट इट। हाँ, सीख लो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जैसे मैं अभी मतलब I'll turn 40 now this December and I'm learning AI tools now. I'm learning new AI tools. अभी ज़रूरत नहीं है मेरे को इस टाइम पे पढ़ाई का, लेकिन करना पड़ेगा। The demand. क्योंकि जो आपकी जो Gen Z जनरेशन है, हाँ, वो तो AI पे ही ब्रीथ कर रही है। भाई वो ही करती है, मेरे तो असिस्टेंट ऐसा ही तो मैम हो जाएगा ना, इसमें हो जाता है, सॉफ्टवेयर में हो जाता है, आपको क्या करना है। तो वो है, वो मेरे असिस्टेंट वो तो बोलते ही हैं। सो आप एस्पायरिंग एडिटर्स को क्या सलाह देना चाहेंगे जो हमारे इंडस्ट्री में अभी जो फुट के आने वाले हैं बाहर? मैं उनको बोलूँगी थोड़ा पढ़ाई करो। पढ़ाई मतलब जो भी फील्ड में आना चाहिए। अगर एडिटिंग करना है तो सिनेमा देखो और बेस्ट सिनेमाज देखो, जितने मतलब इतने खूबसूरत फिल्में एडिट हुई हैं, इतनी अच्छा हम लोगों के पास बैंक है पूरा वर्ल्ड वाइड,
वो पूरा देखो, पढ़ाई करो, ऐसा मत समझो कि तुमको सब आता है, नहीं आता तुमको, सॉरी टू से। AI टूल हेल्प नहीं करता है एक पॉइंट के बाद। हाँ, AI आपको एक पॉइंट तक आपको बस इजी कर देता है काम। जो मैंने बोला ना, 4 इंटेलेक्चुअल लोगों ने सोचा कि भाई हम लोग थोड़ा एक लेयर ही हटा देते हैं, तो वो आप लोगों को कुछ फायदा नहीं होने वाला उसका। पढ़ाई करो और मेहनत से मत बचो यार, मेहनत नहीं करते आजकल, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। बहुत बेसिक, मतलब करते होंगे शायद, कुछ इक्के दुक्के लोग करते हैं, पर इतना बचना होता है ना। मैडम मेरा तो टाइम हो गया, मुझे तो घर जाना है, मुझे भूख लग रही है, मैं कोई, अरे यार मत रो। हमने बहुत, और मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं वो नहीं कि हम 5-5 किलोमीटर स्कूल नदी पार करके पढ़ाई करने जाते थे, वो नहीं बोल रही हूँ मैं बोल रही हूँ बेसिक जो मेहनत लगती है ना हर चीज में, कोई कुछ चीज सीखने में, वो करो। सिंसियरिटी बहुत, मतलब मैंने आजकल की जनरेशन में देखा है कि वो है ना बहुत ही कैजुअली चीज़ को मना कर देंगे। हाँ, मतलब उनको लगता है कि मेरा, एक तो बचपन से इनको मेंटल हेल्थ का इशू है, पता नहीं वो अलग प्रॉब्लम है, वो तो अलग ही है कि बचपन से इनको लगता है, और बहुत जल्दी बड़े हो गए हैं। हाँ। क्या मतलब कहाँ गलती हुआ मेरे को नहीं पता, पर वो प्रोडक्शन में कहाँ गलती हुई वो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो होता है कि जल्दी बड़े हो गए हैं। हाँ। जल्दी इन लोगों को डिप्रेशन भी आने लग गया है, इनको मेंटल हेल्थ में ऐसा लगता है कि काम करने से मेंटल हेल्थ खराब होती है, अलग इन लोग वो पाल लिए अपने इसमें। और हाँ यार, ये बड़ा एक अजीब चल रहा है कि भाई हमें तो ब्रेक चाहिए। अब ब्रेक क्या, तुम काम तो करो, पूरा दिन ब्रेक पे ही रहते हो, तुम काम करो तो शायद तुम्हारा कुछ लाइफ में होगा। आई कंप्लीटली अग्री कि ब्रेक उस बंदे को चाहिए जिसने काम किया हो। हाँ। जिसने पट्टे ने काम ही नहीं किया तो उसको ब्रेक कहाँ से मिलेगी? इजी मनी आई मीन, नहीं यार, नहीं, मेहनत को कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, मतलब करो। मुझे याद है वो कोल्ड प्ले का, जब कोल्ड प्ले वाले भाई साहब आए थे, मुझे नहीं पता कितने लोगों को उनके लिरिक्स समझ में आते हैं, मुझे तो नहीं आते भाई, हम तो अल्लड़ हैं, ठीक है। लोगों ने 25-25, 30-30 हज़ार फूंक दिए उसमें। हाँ, और क्रेडिट कार्ड पे फूके भाई साहब, बिल्कुल, मतलब। और वो यंग जनरेशन बोलती है आई एम जस्ट इन द कॉन्सर्ट ऑफ कोल्ड प्ले। अरे व्हाई, हु आस्क्ड यू टू गो? और तुम क्रेडिट कार्ड स्वैप करके कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट देखने जा रहे हो। भाई मेरा कोई पर्सनल उससे रंजिश नहीं है, बट तुम पहले 25,000 कमाओ, पे करो, और फिर जाके वो कॉन्सर्ट देखो। एंड दे नीड अ ब्रेक। शो ऑफ, एग्जैक्टली, दिखाना है। वही हो गया कि शादी में कितना खर्चा हो, जो हम लोगों की जनरेशन ने गलती करी। हाँ। कि शादी महंगी कर दी शो ऑफ में, कि लोग क्या कहेंगे। हाँ। अब ये लोग दूसरी चीजें के लिए शो ऑफ कर रहे हैं। आजकल तो अपूर्वा जी, शादी महंगी होने के बाद लोगों के मर्डर भी हो रहे हैं यार, दूल्हे के मर्डर, 2 केस देखे नहीं आप? अभी एक लड़के का मर्डर हुआ, सबने नहीं 2 हुए, मैंने कल ही देखा शम्स ताहिर खान को कहते हुए कि दूसरा भी गया। उसका पॉडकास्ट सुनती हूँ, पर ऑफ टॉपिक। बट हाँ, एडिटर्स को 3 बेसिक चीजें टू बिकम अ सक्सेसफुल एडिटर क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? पेशेंस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। म्यूज़िक का नॉलेज बहुत होना चाहिए, म्यूज़िक और रिदम का नॉलेज, बीट्स का, क्योंकि हम लोगों का कटिंग वैसे होता है सेकंड्स पे। जैसे मेरे को म्यूज़िक नहीं भी दोगे ना, तो मेरा, अगर मैं कोई मोन्टाज काट रही हूँ तो डिफ़ॉल्ट में वही 1 सेकंड 24 फ्रेम, 1 सेकंड 24 फ्रेम मेरे शॉर्ट्स। तो आप अगर इन आउट लगा के देखोगे ना, तो वो उतना ही टाइम का होगा। मेरे को म्यूज़िक का ज़रूरत नहीं है। तो आपके दिमाग में रिदम होना चाहिए। और दूसरा होता है साइकोलॉजी, तीसरा साइकोलॉजी, जिसमें आपको समझ में आना चाहिए कि सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा अगर मैं ऐसे करूँगा। वो इंस्टिंक्ट बहुत अच्छा। सो पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ म्यूजिक और साइकोलॉजी ऑफ अ ह्यूमन और एन ऑडियंस, बेसिकली ये 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। पेशेंस तो भैया बहुत ज़्यादा होने चाहिए आपके पास, ओके। एंड उसके अलावा एज एन एडिटर, इज देयर इज एनी कोर्स विच दे विल स्पेसिफिकली उनको पता होना चाहिए? बेसिक तो पढ़ाई करके आ जाओ, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आगे कुछ नहीं, 12th हो गया अब तो क्या करना, एडिटिंग करना, किसी को असिस्ट नहीं। मैं बोलूँगी जाओ कहीं तो अच्छा ग्रेजुएशन करो, फिल्म मेकिंग में ही करो, वहाँ स्पेशलाइजेशन करो, अच्छा, मतलब एटलीस्ट टर्मिनोलॉजी, फाइल फॉर्मेट्स, बेसिक सॉफ्टवेयर, ये सब सीख के आ जाओ, और फिर किसी को असिस्ट करो, तो तुम्हारी लाइफ आसान हो जाएगी। तुम्हारे मतलब जो 4-5 साल स्ट्रगल के ना बच जाएंगे। तो बेसिक तो पढ़ाई, ग्रेजुएशन तो करो यार भाई, मतलब बहुत ज़रूरी है। बेसिक एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। क्या डिफरेंट स्टेजेस होती हैं एडिटिंग की, जस्ट हमारे व्यूअर के लिए एक लेमन लैंग्वेज अंडरस्टैंड करने के लिए, और एडिटर्स के लिए भी? आपके पास शूट होके आ जाता है, जैसे अभी आपके पास एक फिल्म आई, 100 घंटा शूट होके आ गई है, हर एंगल से एक सीन शूट हो गया है। 100 घंटे का 100-200 तो मैं बहुत कम बोल रही हूँ अभी, तो आजकल डिजिटल आ गया तो 200-300 घंटा कितना भी मन चाहे शूट कर लेते हैं, हर एंगल से शूट करके आपको दे देंगे।
तो वो पहला स्टेज है कि आपके पास आ गया फुटेज, फिर आपको साउंड सिंग करना है, क्योंकि यूजुअली आजकल फिल्म साउंड सिंग साउंड होती हैं, डब कम होती है आजकल, रॉनेस्ट नहीं रहता क्योंकि डबिंग में। तो सिंग करते हैं आप एक्चुअल ऑडियो से, फिर उसके बाद आपका ये सब जो यूजुअली मेरे असिस्टेंट्स करते हैं, और फिर उन लोग एक अपना बेसिक लाइनअप करके रेडी करेंगे और फिर वो देंगे मेरे को कि भाई अभी दिस इज, तो फिर मैं आई स्टार्ट एडिटिंग। मैं अपना स्क्रिप्ट पढ़ के एक एक सीन पे पहले तो काम करती हूँ, एक एक सीन पे काम करने के बाद आई मेक अ बिन, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ, फिर उसके ऊपर पूरा इमोशनली देखती हूँ, म्यूजिक लगा के, एक रेफरेंस बीजीएम, मतलब ऑब्वियसली वो बीजीएम यूज़ नहीं होता, पर एक रेफरेंस बीजीएम लगा के हम लोग देख लेते हैं कैसा लग रहा है, एंड देन वी इन्वॉल्व द डायरेक्टर, और फिर वहाँ से एक दूसरा कट शुरू होता है जो फाइनल कट जिसको बोल सकते हैं। ओके, सो आपने एनालॉग से डिजिटल का एरा देखा है, और उसके बाद आपने थॉट लाया कि आप एक कथावाचन प्रोडक्शन हाउस शुरू करेंगे। कैसे ख्याल आया आपको? कथा मेरी बेटी का नाम है, और मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोगों को बहुत टाइम से अपना खुद का एक प्रोडक्शन हाउस लॉन्च करना था, तो हम लोगों ने एक फ़िल्म प्रोड्यूस करी है लास्ट फेब में, बुलबुल रानी, वो अभी आएगी, सई तामणकर, सुबोध भावे, चिन्मय मांडलेकर, सो इट्स वेरी गुड फिल्म। सो वी वांटेड टू लॉन्च अवर प्रोडक्शन हाउस विद अ बिग, समथिंग बिग। सो और नाम हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया था तब, क्योंकि कथा तब तक थी नहीं, और जब ये फिल्म शूट हो रही थी, मीनवाइल प्रोसेस में सब जब कथा आई हम लोगों की लाइफ में, उसके बाद भी डिसाइडेड कि लेट्स कीप द नेम कथावाचन। और कथा का नाम पहले से डिसाइडेड था, दिमाग में था कि बेटी है तो उसका नाम कथा ही होगा, लड़का होगा तो अर्जुन, लड़की होगी तो कथा, ये सब मेरे दिमाग में था। पर लड़की हुई, कथा नाम रखा, फिर देन प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर किया हम लोगों ने। ओके, और कितने साल हो गए प्रोडक्शन हाउस को? अभी 1.5 साल हो गया ऑलमोस्ट। 1.5 साल। और आपकी पहली फिल्म उसमें बुलबुल रानी है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी कॉर्पोरेट फिल्म्स की हैं। वी आर स्पेशलाइज्ड इन एआई वीडियोस। ओके, तो हम लोग अभी कैलिफोर्निया की एक कंपनी के लिए वी वर वर्किंग राइट नाउ, और अभी साउथ अमेरिका का कुछ इलेक्शंस चल रहा है, तो उसके इलेक्शंस के लिए ऑल्सो वी आर डूइंग सम एआई वीडियोस। और बाकी हीरानंदानी की हम लोगों ने फिल्म्स करी हैं, स्टेट फिल्म्स करी हैं रियल एस्टेट की, तो वो सब तो है ही, प्लस खुद के हम लोग अभी कुछ वर्टिकल फिल्म्स लाने का सोच रहे हैं। ओके, तो अभी हम लोगों ने ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया है यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे, बट वेरी सून वी विल डू इट। आई थिंक दिस फ्रॉम दिस मीडियम आई कैन टेल दैट coming soon. Stay tuned to see what is coming soon करके। And how do you start your day? मतलब आपका दिनचर्या कैसे होता है? बिकॉज आपको बहुत सारे लेयर्स को अनफोल्ड करना होता होगा। So I try to wake up early. Okay. बहुत ऐसा मतलब एकदम होता नहीं है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी उठूँ, और पहले तो मेरा मेडिटेशन करूँ, मेरा सुदर्शन क्रिया करूँ, दैट्स हाउ आई स्टार्ट माई डे। फिर उसके बाद 9 बजे से तो मैं काम पे बैठ जाती हूँ। उसके पहले मेरा पूजा, फिर मेरी बेटी उठ जाती, तो नानी आने के पहले अगर उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। उसके बाद देन आई स्टार्ट माई वर्क एट 9, एंड देन 1:30-2 बजे लंच वंच करके 5 o'clock पैकअप, फिर कथा को नीचे लेके जाना, उसका गार्डन वार्डन ये सब होके 7 आई हैव माई लास्ट मील। 7 के बाद पैकअप, फिर हम लोग 9 बजे तक मस्ती करते हैं कथा के साथ, उसको वापस नीचे लेके जाएंगे, सो काफ़ी टाइम उसके साथ स्पेंड करके 9। So you're balancing your work and your motherhood a lot. तो वैसे हाँ। How does success look for Apurva? वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, बहुत सब्जेक्टिव भी है, बहुत हर टाइम पे चेंज भी होता गया है मेरे लाइफ में। कभी मेरे लिए सक्सेस मतलब पैसा था, कभी मेरे लिए वैलिडेशन मतलब सक्सेस था, कभी दोनों का कॉम्बिनेशन सक्सेस है। अभी मेरे को ऐसा लगता है कि द मोर आई एम हैप्पी द मोर सक्सेसफुल आई एम। तो अभी ये स्टेज पे मेरे को लगता है आई गॉट द रियलाइज आंसर कि मैं और मेरा परिवार खुश हैं, तो फिर सब ठीक है, यही सक्सेस है। करेक्ट। सो यस, पैसा अपनी जगह पर है, लेकिन पैसा आने के बावजूद भी वो हैप्पीनेस नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं, तो वो सक्सेस नहीं है। आई कम्प्लीटली अग्री टू इट। अब हमारा फाइनल राउंड है, रैपिड फायर राउंड जिसको हम बोलते हैं। सो विल थ्रो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस ऑन यू एंड यू हैव टू बी क्विक इन आंसरिंग इट। सो सबसे पहला क्वेश्चन, कट और फेड? फेड्स आर बोरिंग, आई प्रेफर कट्स।
Cuts. Favorite film you have worked on? बहुत सारी बहुत सारी है बट बट एक का तो नाम देना पड़ेगा. आई कांट चूज बट मे बी दुनियादारी काशीनाथ घाणेकर. दुनियादारी हम लेते हैं क्योंकि वो मेरी भी फेवरेट है, तो हम दुनियादारी लेते हैं. ओके. वन एडिटिंग सॉफ्टवेयर यू स्वेयर बाय? एविड मीडिया कंपोजर. Avid media composer, correct. Dream director to work with? I would love to work with Zoe Akhtar. I would love to work with Raju Hirani. राजू हिरानी एंड जो एक्टर. आमीन. आई थिंक यूनिवर्स को हमने बोल दिया है, तो जल्दी आपको please. दोनों एडिटर्स को, Manifest दोनों कर दिया डायरेक्टर्स मैंने अभी यहाँ अभी पे. मैनिफेस्ट किया, दोनों डायरेक्टर्स एडिटर को कांटेक्ट करेंगे. एंड लास्ट क्वेश्चन, अ फिल्म यू विश यू हैव एडिटेड? Gangs of Wasseypur. गैंग्स ऑफ वासेपुर. ओ माय गॉड, सही मूवी है भाई वो. Roller एकदम coaster. रोलर कोस्टर And मूवी. Anurag Kashyap is fun to work with. I've worked with. यू हैव वर्कड विद Yeah, हिम. I've edited with him. I worked on his film he has produced. So yeah. So All right, this and our podcast with Apurva Motiwale Sahai from Indore and now from Mumbai. Stay tuned for such an beautiful conversation with Apurva. We'll catch you soon in the next podcast. Thank you. thank you so Thank you. much. Thank you.